हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो आज हम यूनिट सेकेंड, जो कि हमने देखा था यूनिट 1 और यूनिट सेकेंड मिला के कितने 16 मार्क्स कवर हो रहे थे। तो 16 मार्क्स का में से हमने कुछ तो यूनिट 1 जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर कवर किया है। अब यूनिट सेकेंड में हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। पहले वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। तो वन वर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वन वर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं बेटा, विशेष प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। विशेष प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इसका मात्रक की बात करें तो ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम के अनुकूल है? तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है बच्चों। तीसरा, किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है? तो केवीएल या किरचॉफ का द्वितीय नियम इस पर आधारित है। केवीएल या किरचॉफ का द्वितीय नियम। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है बच्चों? चालकता अनंत होती है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व को जे बोलते हैं, ये आई अपॉन ए होता है बच्चों। तो इसका एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं तो एम्पियर इंटू मीटर टू दी पावर -2 होती है बच्चों, या एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये ऊर्जा का है, ऊर्जा का है। ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर, जो 1 kWh जो होती है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। इसको ही एक यूनिट भी कहा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको रोकने वाली जो कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको ओम में प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए हम I = Q/T का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अतिचालक की हम बात करते हैं। अभी चालकता के बाद प्रतिरोध क्या माना जाता है? अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य माना जाता है। इसकी वजह से अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, शून्य माना जाता है। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम भी हमें कई बार पूछा जाता है। तो अगर किसी चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि ना की जाए, उसके ताप में वृद्धि ना की जाए, उसकी लंबाई में वृद्धि ना की जाए, तो जो दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के कैसे होते हैं? समानुपाती होता है। V डायरेक्शनल टू I। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें जो नहीं समझ में आया वो पूछिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ ब्लैंक वाले देख लेते हैं। हाँ, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा अभी हमने देखा 3.6 गुणा 10 की घात 6 होता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है बच्चों। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। धातुओं में धारा प्रवाह खालिस्तान द्वारा होता है। तो वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। गतिशीलता, गतिशीलता को मोबिलिटी बोलते हैं। ये μ = VD/E होता है। तो इसका एसआई मात्रक पूछा है तो मीटर पर सेकेंड और बटे में क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो आप लिख सकते हैं मीटर बटे सेकेंड, और ये न्यूटन हो जाएगा और ये कूलम ऊपर चला जाएगा। ये इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। खालिस्तान बहुत दुर्बल ताप पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। तो नाइक्रोम जो वायर होते हैं वो करते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं, अभी आंसर भी देख लेंगे और सॉल्व करके देख लेंगे। चालकता का एसआई मात्रक, चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता का क्या है? व्युत्क्रम होता है। चालकता क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो इसका हो जाएगा, आपको सिग्मा का बताना है तो सिग्मा चालकता है और ये 1/ρ है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, या मोह मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। ये किसका एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं? हम चालकता के एसआई मात्रक की बात करते हैं। ठीक है। विद्युत सामर्थ्य P बराबर जो होता है वो होता है V × I, मतलब धारा और विभवांतर के गुणनफल को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं।
जैसे आंसर लिखे हुए है, ओम मीटर आवेश संरक्षण, किरचॉफ का द्वितीय नियम अनंत, है ना, अनंत, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा का चालक द्वारा धार में डाली गई रुकावट, ये सब परिभाषाएं दी हुई है। शून्य होता है भौतिक अवस्था है, पवित्र विभवांतर धारा के अनुसार ओम नियम हो गया, ऋणात्मक होता है, 3.6 होता है, बढ़ता है, घटता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका मीटर स्क्वायर वोल्ट अपॉन वोल्ट इंटू सेकंड, या जो हमने लिखा था वो भी नाइक्रो में 4 है। ओम इनवर्स वो वाला मैंने जो बताया वो लिख लीजिएगा, है ना, वो वाला जो मैंने आपको बताया वही वाला लिखिएगा, और v इंटू आई, ये सही है ना, बाकी सब हमारे आंसर सही दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर भी किसी में, अच्छा वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको मैं सॉल्व भी करके बता देता हूं बच्चों, है ना, ये वाला हमारे पास स्पेस भी है तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो 18वां नंबर का सॉल्यूशन देखिए बेटा, माना स्टार्टिंग में R बराबर क्या है, रो L अपॉन A, मतलब ये हमें पता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध, ये हमने मान लिया प्रारंभिक है, ये समीकरण 1 बोल दिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में R2 बोल देते हैं, रो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि आपने चालक या कंडक्टर चेंज नहीं किया है, कंडक्टर चेंज नहीं करता है तो उसकी प्रतिरोधकता वही की वही रहती है। लेकिन एल को आपको देखना है, उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, लंबाई को दुगुनी कर दी जाएंगी तो क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, पुराने का आधा हो जाएगा बच्चों। तो अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, रो, और ये 2 को बाहर ले लीजिए एल, और यहां पर ये 2 हो जाएगा, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 रो एल अपॉन ए, तो ये कितना गुना हो गया, 4, और यहां पर पहले वाला कितना था, R1। तो R2 का मान कितना हो गया बताइए, R2 का मान कितना हो गया, ओ सॉरी आ गया था 4 गुना आ गया था, ठीक है ना, तो ऐसा 4 गुना हमने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ओम के नियम तो हमने लिख ही लिया था, लेकिन ओम के नियम की कुछ सीमाएं भी होती है, तो ओम के नियम की सीमाएं हमें पता होना चाहिए। यदि किसी ताप की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से आपको पता है बेटा ये होता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सीमाएं याद रख लीजिएगा, सीमाएं क्या क्या हो जाएगी सीमाएं क्या क्या हो जाएगी, तो सीमाएं में अगर हम बात करें V और I के बीच संबंध अरेखिक होता है, V और I के बीच संबंध अद्वितीय नहीं होता है, V और I के बीच संबंध V के चिन्ह पर प्रदर्शित या निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका गणितीय और सूत्र भी बताइए और गणितीय व्यंजक भी बताइए, मात्रक भी बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम देखें तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र बेटा ये होता है, वही सिंपल वाला सूत्र हम R इंटू ए अपॉन एल लिख देते हैं, जो कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाले से इसको बना लिया है। यहां पर कौन सी चीज क्या है, और इसका ऐसा ही मात्रक है ओम इंटू मीटर। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। देखिए ये देखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये सारे आपको घटक लिखना है अगर पूछा जाता है कि प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। चालक कर लीजिए इसको, चालक चालक, ठीक है। किसी कार की संचायक बैटरी की विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। जब बेटा अधिकतम धारा की बात की जाए तो हम आंतरिक प्रतिरोध को क्या क्या मान के चलते हैं, शून्य मान के चलते हैं। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन R प्लस या R, लेकिन कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध होता है, तो अधिकतम धारा में R का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R का, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप सिंपल से इसका परिभाषा लगा के, ये मैंने वैसे न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 30 एम्पियर। अधिकतम धारा की बात करेंगे तब आपको मिलेगा 30 एम्पियर,
और अगर धारा की बात करेंगे तो आर का जो मान आपको दिया गया होगा कैपिटल आर का, वो भी आपको रखना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के बाद में जब भाग दोगे ई वाली वैल्यू में, तब आपको आंसर मिलेगा। इसके साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो इसमें दिया है, इसको समझते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग की अगर हम देखें तो आपको दिखाई तो दे रहा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं उत्तर। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, इसे ही वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान बहुत ही कम, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। ठीक है, ये परिभाषा है। और अगर इसके गणितीय सूत्र की बात करें, तो आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर यहां लिख देता हूं, VD इज इक्वल टू ई टाउ एवरेज अपॉन एम। ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं हम। किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व की बात करते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। यह भी ध्यान रखना है, कैसी राशि होती है बच्चों? ये सदिश राशि होती है। इसको मैं गणितीय सूत्र की बात करूं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई भी लिखते हैं। ठीक है, यहां पर जे क्या है? करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहते हैं। ई विद्युत क्षेत्र है और ये चालकता है, और ये सूत्र भी है ना। तो मैंने सूत्र भी आपको बता दी। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है बच्चों, ये ध्यान रखना, सदिश राशि। और धारा कैसी है? अदिश राशि। मतलब धारा घनत्व सदिश राशि और धारा अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लिख लिया आपने। इसके बाद में आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एक संतुलन स्थिति में। तो पहले तो आप एज इट इज लिखा है वो बताना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन सेतु किसको बोलेंगे। में 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। एक विकर्ण के बीच सेल तथा दूसरे विकर्ण के बीच धारामापी जोड़ दिया जाता है। चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो सेतु को कौन सी अवस्था में कहा जाता है? संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और चित्र की बात करें तो बच्चों ये लिख लिया आपने, ये देखिए, ये इसका चित्र है। तो चित्र सभी फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखिए, फिजिक्स हो या साइंस, आपका डायग्राम का बहुत रोल होता है। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम का पता होना चाहिए। स्पेशल वीडियो अगर आप बोले तो टॉपिक का बना दूंगा, लेकिन आज हम इसको, ये आपका व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन का हो गया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। चारों क्या है? प्रतिरोध, और यही इसका क्या है? सिद्धांत है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम को किरचॉफ का वोल्टता का नियम या किरचॉफ का पास लूप नियम भी कहते हैं बच्चों। तो आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग उस पाश के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। समेशन ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन आई इंटू आर। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो, अनुगमन वेग की परिभाषा भी दी हुई है और उसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, वो धारा और उसमें संबंध। ठीक है, ये धारा और उसमें संबंध दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग का तो हमने परिभाषा देखी ली थी, और ये धारा और उसमें संबंध है। आई धारा है, एन क्या है? संख्या घनत्व, यहां पर ई आवेश है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर क्षेत्रफल है, और ये क्या है? अनुगमन वेग, इनमें संबंध। एक बार और देख लीजिएगा क्वेश्चन को। अनुगमन वेग की परिभाषा तो आपके पास है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध है ना। ये डायग्राम, ये इनके पूरे नोट्स हैं, और ये है मेन संबंध। मतलब सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन कई बार देखा गया है, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर। ठीक है, तो बहुत सारे अंतर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला लिया है विद्युत वाहक बल और दूसरा लिया है विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल के चारों पॉइंट को पहले पढ़ लो, फिर
विभवांतर के चारों पॉइंट को पढ़ लेंगे। तो विद्युत वाहक बल का पहला, ये खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है। दूसरा, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व बना रहता है। तीसरा, इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और चौथा, इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। ये विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। अब हम विभवांतर में देख लेते हैं, या तो ऐसे अंतर कर लीजिएगा। हाँ, ये विभवांतर के चारों पॉइंट देख लेते हैं, जैसे विद्युत वाहक बल के देखे वैसे विभवांतर के देख लेते हैं। ये विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। और यह सदैव विद्युत वाहक बल से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इसमें बाह्य रेजिस्टेंस का रोल आ जाता है। यह वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है बच्चों। सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ये होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये डेरिवेशन पूछा जा चुका है 3 मार्क्स में कई बार, है तो देख लीजिएगा। वैसे मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी है इसका, लेकिन एक बार शॉर्ट में आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 2-3 स्टेप का है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बस ये आपस में अरेंज करेंगे। ये आ गया, देखो ये आ गया। आप इसको और भी अरेंज करना चाहते हैं, ये देखते जाइए। ये आ गया फाइनल अरेंजमेंट। अब देखो, एक न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का। मीटर लंबे वैल्यू यहां पर नहीं दी है, हाँ 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध इतना मापा गया है। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी बच्चों? तो प्रतिरोधकता का सूत्र आप लगा दीजिएगा। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें इसकी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि मैं आपको सॉल्व करने में मेरे लिए इजी हो जाए। आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल, है ना, आर ए अपॉन एल, ये हमारा सूत्र है। तो आपको आर की वैल्यू कितनी दी है, 5, ए की वैल्यू कितनी दी है, 6 गुणा 10 की घात -7, और एल की वैल्यू कितनी दी है, 15। तो 15 से आप इसको करें 5 3 15 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7, और क्या निकाल दिया, ओम मीटर। ये ऐसा मात्रक आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया भाई, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल था। ये देखिए ये लिखा हुआ है, किरचॉफ के नियम लिखिए। तो प्रथम द्वितीय नियम तो हमने डिस्कस कर लिए थे। प्रथम नियम तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। तो प्रथम नियम ये लिखा है, देख लीजिएगा, हो गया। ये देखिएगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये देखिएगा, ये द्वितीय नियम फिर से लिख दिया है, इसकी व्याख्या भी कर दी गई है। नियम तो हम, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुकूल है, ये ध्यान रखना जरूरी है। व्हीटस्टोन सेतु फिर से आ गया बच्चों। ये सेल का कॉम्बिनेशन भी पूछा गया है, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछा गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए। सेल का कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम का तो ये है ही है, आपके पास 3 सेलों को जोड़ा गया है। इनके सूत्र ध्यान दे सकते हैं आप। ये मोस्टली इसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो तो कवर हो ही गए हैं। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें, अगर सेल के कॉम्बिनेशन की पूछें तो आप सेल के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, अगर वो समझ में जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको लगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप जो हम बात कर रहे हैं ओम के नियम की, उसकी सीमाएं की, और किरचॉफ के दोनों नियम की, किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन की, धारा से आधारित क्वेश्चन की, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, अनुगमन वेग की परिभाषा, और ये ऐसे करके डेरिवेशन जो दिए हैं इसमें, लगभग इनको तो आपको रेडी करना ही है। और फिर भी अगर थोड़ा सा ऐसा लगे तो आप पूछिए, अदरवाइज एनसीईआरटी से भी आप इसको रीड करिए। ओके,
आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये हमने पार्ट 3 यूनिट नंबर 2 कवर किया है, जिसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, थैंक यू।